थोड़ा सा बताएगा, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और आज आपका दौरा दौरा था, तो क्या था? शुरू करें। हाँ। तो हमारे जो प्रेस के जो यहाँ पे मित्र हैं उनका बहुत बहुत स्वागत। आज हमारा जो मेन यहाँ पे इशू था आपको यहाँ पे बुलाने का और आपसे बात करने का, 2014 से लेकर आज तक 2024 तक भारतीय जनता पार्टी की जो 2 सरकारें रही हैं उसके ऊपर हम एक वाइट पेपर हमने निकाला है हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, और उस वाइट पेपर जो निकाला है उसमें हमने अपनी जो हमारी उपलब्धियां हैं उसके ऊपर हमने बात की। और हमारा मानना ये था कि वो बात, हालांकि वाइट पेपर जो है एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है और वो हर जगह सर्कुलेट होता है, पूरी दुनिया में सर्कुलेट होता है, लेकिन जब तक हम अपने परिवार में और अपने जो हमारे मित्र हैं मीडिया के उनके साथ बात नहीं करें तो ये टॉपिक अधूरा रह जाएगा। इसलिए आज हमने सोचा कि हम आपसे बात करते हैं इसके बारे में और आपको ये बताएं कि ये 10 साल का जो हमारा ये जो सफर था ये बहुत आसान सफर नहीं था, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था हमने 2014 में ली और जो हमें दी गई वो बिल्कुल चरमराई हुई अर्थव्यवस्था थी। वो इस हालत में थी जिसको हम फ्रेजाइल 5 कहते हैं। फ्रेजाइल की जब मैं बात कर रहा हूँ मेरा मतलब ये हुआ कि जिस इकोनॉमी में जरा सी हवा के झोंके से इकोनॉमी बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती, और आज हमने वो 5 फ्रेजाइल से लेकर उसको 5 टॉप पे ले आए हैं। वो हमारे लिए 10 साल का जो सफर था उसमें हमने ये सब किया है और उसमें हमने इतना कुछ किया है। पर हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनका मानना ये है कि जो सरकारें होती हैं, सरकारें होती लोगों के लिए, जो इस देश के निवासी हैं, माननीय जो इस देश के निवासी हैं, सरकार उन्हीं के लिए होती है। और अगर आप अपने निवासियों की जो जरूरतों को नहीं समझ सकते तो फिर सरकार में रहने का कोई मतलब नहीं। तो उन्होंने उनको जरूरतों को समझते हुए इतनी जो स्कीम्स की हैं, सब स्कीम्स आपने बहुत दफा सुनी है इसके बारे में, लेकिन आज थोड़ा सा उसके बारे में जिक्र करना जरूरी इसलिए होगा क्योंकि ये हमारे वाइट पेपर का एक इशू है। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने जॉइंट सेशन पार्लियामेंट का लिया था उसमें भी उन्होंने इसकी बात की। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने जब उसका जवाब दिया उसमें भी ये बात की। तो हम अपने जो हमारा 10 साल का गौरव का हमारा एक वो रहा है काम करने का जो ढंग, उसमें हमारी सबसे बड़ी जो ताकत रही है वो ये रही है जो मैं प्रेस से शेयर करना चाहता हूं कि हमारी रिक्वायरमेंट, हमारी इम्प्लीमेंटेशन और हमारी मॉनिटरिंग तीनों बहुत स्ट्रांग होती। हम बाकी सरकारों की तरह काम नहीं करते। हमारी रिक्वायरमेंट बहुत साफ है कि अगर अनाज की जरूरत है, 80 करोड़ लोगों को अनाज की जरूरत है तो उनके घर में अनाज पहुंचना चाहिए। हमारी रिक्वायरमेंट बहुत क्लियर है कि अगर एक आदमी इलाज नहीं करवा पाता है किसी वजह से, उसके जो साधन है उसको अलाउ नहीं करते हैं इलाज कराने के लिए, तो आयुष्मान भारत उसके पीछे खड़ा है। हमारी रिक्वायरमेंट बहुत क्लियर है कि अगर लोगों के पक्के घर नहीं है तो पक्के घर उनको मिलने चाहिए। रिक्वायरमेंट बड़ी क्लियर है, ये लोगों की रिक्वायरमेंट बड़ी क्लियर है। शौचालय उनके पास अगर नहीं है तो शौचालय उनको मिलने चाहिए। ये लोगों की रिक्वायरमेंट बहुत क्लियर है कि अगर देश का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी सुबह से शाम तक अगर 10 भाषण देते हैं, 10 भाषण में 9 भाषण में वो सिर्फ आत्मविश्वास बढ़ाने की बात करते हैं, वो हो सकता है कि हम देखें कि वो मेटेरियली कुछ नहीं है, लेकिन वो जो साइकोलॉजिकल काम करता है वो बहुत बड़ा काम करता है। आत्मविश्वास बढ़ाया 10 साल में इस देश में प्रधानमंत्री जी और उनकी जो पूरी टीम है नीचे, और उस टीम में हम भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी बहुत काम किया है 10 साल। और ये जो रिक्वायरमेंट है हमारी, इस रिक्वायरमेंट को हम पहले दिन भी समझते थे, 1947 में भी समझते थे, 1950 में भी समझते थे, लेकिन हमें इंप्लीमेंट करनी नहीं आती ढंग से। और मान भी लिया कि अगर हमने इंप्लीमेंट कर भी दी, आधी इंप्लीमेंट कर दी नहीं की, हमें सबसे बड़ा हमारे पास प्रॉब्लम ये थी हमारी मॉनिटरिंग नहीं होती थी। आज भारतीय जनता पार्टी रिक्वायरमेंट बहुत अच्छे से बनाती है, उसको इंप्लीमेंट उससे अच्छा करती है और उसको मॉनिटरिंग सबसे अच्छा करती है। तभी आपने देखा हमारे सारे मंत्री, हमारी पूरी सरकार, हमारी पूरी ब्यूरोक्रेसी, हमारे डाउन द लाइन जितने लोग हैं, सारे के सारे लोगों के घरों तक जाके वो चीजें देने की कोशिश करते हैं जो उनको जरूरत है। तो क्या यही सरकार का काम है? हाँ, यही सरकार का काम है। सरकार जब लोग बनाते हैं तो उनकी अपेक्षाएं रहती हैं
और सबसे बड़ी अपेक्षा उनकी ये रहती है कि क्या सरकार मेरे बारे में सोचती है जो मैं सरकार से समझता हूं कि सरकार को करना चाहिए, सरकार ने आज किया। तो हमें फख्र है, हमें गौरव है इस बात का कहने का कि हमारा जो श्रेष्ठ नेतृत्व है, जिसकी अगुवाई प्रधानमंत्री जी करते हैं, नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने सबको एक काम करने के जो था स्वभाव में डाल दिया उन्होंने, और सबको ये कहा कि रिक्वायरमेंट को भी देखो, उसको इम्प्लीमेंट भी ढंग से करो और मॉनिटरिंग करो। रिक्वायरमेंट को हम 5 नंबर देते हैं, इम्प्लीमेंट को 5 नंबर देते हैं, और 90% नंबर जो हम मॉनिटरिंग को देते हैं। क्योंकि अगर हमारी स्कीम जो है मॉनिटर नहीं होंगी तो ये चीजें फेल हो जाएंगी। जैसे पिछले 70 साल स्कीमें फेल होती रही, वो इसलिए फेल होती रही क्योंकि उनको मॉनिटर नहीं किया जाता। आप एक कमरे में बैठ के मॉनिटर नहीं कर सकते स्कीम। आपको मॉनिटर करने के लिए आपको बाहर निकलना पड़ता है, मॉनिटर करने के लिए आपको लोगों के बीच में जाना पड़ता है, मॉनिटर करने के लिए आपको उनकी बातें सुननी पड़ती है, मॉनिटर करने के लिए जो पावर ब्रोकर्स हैं जो लोगों को तंग करते हैं, आपको उनके बारे में समझना होगा, उनको सिस्टम से बीट आउट करना होगा। कहने में तो मैं 2 मिनट में ये बात कह दी, लेकिन हमें 10 साल लग गए इसको यहाँ तक पहुंचने के लिए, ये सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। बहुत एक मुश्किल काम। सिस्टम को लेकर बात हुई, हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज है तो कई सारे सवाल वहाँ पे उठते हैं। अक्सर वहाँ पे जो पेशेंट जाता है तो उनके कई सारे सवाल होते हैं, उस पर सुधार नहीं किया गया। बार बार लोग सामने आए, मीडिया के सामने आए, मगर अभी तक हम देख रहे हैं कि उस तरह का वो ट्रैक पे नहीं आया। तो क्या इसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, सुधार देखने को मिलेगा जहाँ पे सुधार की बात की जाए? जी जी बिल्कुल। इसके अलावा एक आपने इम्प्लीमेंटेशन की बात की है, यहाँ 10 साल आईआईटी और आईआईटी जम्मू, इसके रिलेटेड क्वेश्चन है। आईआईटी जम्मू और आईआईटी एम्स को आपने तैयार कर दिया, तो क्या आप मानते हैं कि भाजपा चुनावी में कमजोर है, वो काम नहीं करना चाहती, जिस वजह से आज तक वो जीएमसी को लेकर सामने नहीं आ रहे? जीएमसी को लेकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा अब तक आधा अधूरा हमसे शिकायतें रहती है, बिल्डिंग के डॉक्टर्स यहाँ पर नहीं। मैं एक एक करके जवाब देता हूँ। आपका पहला सवाल था कि आपने कहा कि ये जो मेडिकल कॉलेज है, इस मेडिकल कॉलेज में लोगों को बहुत शिकायत रहती है। आप मुझे बताइए, अगर लोगों को शिकायत ना रहती तो इतने मेडिकल कॉलेज देने की क्या जरूरत है? आज कितने मेडिकल कॉलेज हैं जम्मू में जो पूरे मैं आपको यहीं पे आ रहा हूँ। सबसे पहले आप एक समझिए कि जब आपको एक पता लगता है कि सिस्टम में किस चीज की कमी है तो आपको उस पर वर्किंग करनी शुरू करते, ठीक है? तो जब आप उस पर वर्किंग शुरू करते हैं तो वर्किंग करते करते जो आपके सामने कठिनाइयां आती हैं, कठिनाइयां आएंगी, और कठिनाइयां आने का मतलब ये हुआ कि आप उस पर काम कर रहे हैं। अगर कठिनाइयां नहीं आ रही तो मतलब आप काम नहीं कर रहे। तो कठिनाइयां आएंगी, कठिनाइयां आना स्वाभाविक है और वो आनी भी चाहिए। हमारा मानना यह है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं, हमारे जो श्रेष्ठ नेतृत्व कहता है कि जिस काम में कठिनाई नहीं है, जिस काम बहुत आसानी से हो जाता है। अगर उन्होंने कश्मीर में कहा 3 दिन पहले कि बहुत बहुत कठिनाइयों से काम करना पड़ता है, तो वो कठिनाइयां जरूरी हैं। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं पेशेंट अगर डोडा आता है, किश्तवाड़ से डोडा अगर पेशेंट आता है अपने इलाज के लिए, तो उसको मेडिकल कॉलेज जम्मू भेजा जाता है। तो अगर वो बार जम्मू जाएगा तो मुझे लगता है वहां पे लोगों को इलाज करवाना पड़ेगा, तो फिर तो जम्मू ठीक है, डोडा का एक खाली नाम रह चुका है। नहीं, क्या सिस्टम को जहाँ पे ठीक करने की आप बात कर रहे हैं हो सकता है? आप इस बात को मान के चलेंगे कि यहाँ तक अगर हम चीजों को लेके आए हैं, मेडिकल कॉलेज की हमने बढ़ाई है, मेडिकल सीट्स बढ़ी हैं, आपके नर्सिंग कॉलेजेस बने हैं। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जो है ना, वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहता है। इंफ्रास्ट्रक्चर कभी ऐसे नहीं बन सकता रातों रात। अगर मैं कहूँ कि इनका बन गया, वैसा नहीं होगा। तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपको एक उदाहरण दूंगा बाद में, पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना, इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद उसके जो उसकी कंप्लीशन है, उसके वो बाकी चीजें हैं, उसके ऊपर काम होगा। उसके बाद उसकी प्रॉपर सिस्टम से काम होगा, और लोगों को, जैसे आपने कहा, डोडा या किश्तवाड़ से बाहर जाना पड़ता है, वो नहीं होगा। लेकिन आप हमें इतना ड्यू जरूर दीजिए कि हमने इतने कंप्लीट चरमराए सिस्टम को एक जगह खड़ा करने की हम जो कोशिश कर रहे हैं दिन रात, उसके पीछे सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है कि सिस्टम में चीजें नहीं थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जहां 50,000 मेडिकल कॉलेज की सीट आपकी होती थी, वहां पे हमने 1.5 लाख सीट अब हो गई। प्राइवेट सेक्टर में भी वो, उसकी क्या जरूरत थी? मेडिकल कॉलेज बनेगा तो डॉक्टर चाहिए होंगे, डॉक्टर चाहिए होंगे तो आपके पास पैरामेडिकल स्टाफ चाहिए होगा। तो हम पैरेलली उस पर काम कर रहे हैं। सर, इम्पोर्टेंस क्यों? अगर जम्मू में अगर एम्स अगर कुछ सालों में तैयार हो जाता है, आईआईटी अगर तैयार हो जाता है, कश्मीर से बड़े शहर में अगर एक चीजें तैयार हो जाती है, तो चुनाव आप कह रहे हैं कि निजी इंफ्रास्ट्रक्चर। अब मेरी सवाल समझ लीजिएगा, 6 या 7 साल पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को नाम मिला, आज भी वही पुराने हॉस्पिटल में सारा सर्कल चल रहा है। 300 बेड, 700 बेड की 300 बेड हॉस्पिटल जो है अमेरिका सिस्टम, जिसमें काम ही नहीं चल रहा है। तो उस पर आखिर क्या उन बड़े शहरों को आप इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, छोटे शहरों को आप इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं? इसमें क्या मैं सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बोलूंगा कि अगर आप एक स्टैटिस्टिकल डाटा देखें, प्राइमरी हेल्थ सेंटर देखें या आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल देखें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है,
कहीं भी, मैं पर्टिकुलर यहाँ की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी स्टेट की बात कर रहा हूँ, यूटी की बात कर रहा हूँ। जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आज इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो वहां पे मैन पावर का इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो वहां पे स्किल डेवलप हुआ है, ये 10 साल में, ये बहुत बहुत एक कठिन रास्ता था। पर हम सब क्योंकि यहीं के रहने वाले हैं, यहीं के निवासी हैं, हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि हमने वो जो कठिन पड़ाव था उसको तय करते करते हम यहाँ तक पहुंच गए हैं जहां पे कम से कम मेरे पास रोड है तो मैं गाड़ी अच्छी ले पाऊंगा, मेरे पास रोड है तो मैं कुछ बना पाऊंगा। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाना होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद जब आप पैरेलली उस पर काम करते हैं, चाहे आप पैरामेडिकल स्टाफ की बात करें, चाहे आप स्किल की बात करें, चाहे आप डॉक्टर्स की बात करें, तो वो भी हमने कर लिया है। और मुझे पूरी उम्मीद है, जैसे हमारा शीर्ष नेतृत्व कहते हैं, कि अगले आने वाले जो साल हैं, आप देखेंगे सारी चीजें कंट्रोल हो जाएंगी। और ऐसा ही होगा, क्योंकि यही एक हमारा रास्ता था, यही एक तरीका था। आई विश कि हमारे पास कोई मैजिक बैंड होती, उस मैजिक बैंड को हम घुमाते और चीजें वहां अपने आप आ जाती। ऐसा होता नहीं है। कोई भी चीज को करने के लिए, बनाने के लिए वो एक प्रोसेस है, वो लेगा टाइम लेगा। बात करें तो हमारा देशा कमाकर सबसे बड़ा खूबसूरत माना जाता है, तो अभी तक उसको जो है टूरिज्म मैप पे नहीं लाया गया। देशा के लोग जो है सड़कों से महरूम है, पानी से महरूम है, बिजली से महरूम है। तो जहाँ पे नारा दिया गया था, क्या लगता है आपको जमीनी सतह पे हमारे खेती चनाव के अंदर चीजें हो रही हैं? बिल्कुल हो रही है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वहीं के रहने वाले, बिल्कुल हो रही है। देखिए, अब आप एक बात तो मानते हैं, अगर हम मीडिया से हट के बात करें, एक बात तो मानते हैं कि भारतवर्ष बहुत बड़े देश है। बिल्कुल, बहुत अच्छे काम भी हुए। मैं काम के बारे में तो है ही है, जो है उसमें तो कोई डाउट नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, भारतवर्ष बहुत बड़ा देश है। और एक आप इतना ड्यू दें सरकार को कि लिमिटेड, देखिए भारतवर्ष जो है वो, अगर आप इकोनॉमिकली देखें, आज हम टॉप 5 में अगर आ गए हैं, लेकिन उसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, अरबों रुपए लग रहा है, चीजें बन रही हैं, सिस्टम बन रहा है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं होगा या हुआ नहीं है, हुआ भी बहुत कुछ है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, हुआ क्या है उसकी बात करें हम पहले। आप हमेशा वही बात करते हैं जो बात अभी पाइपलाइन में है या हुई नहीं। तो मेरे को अच्छा लगेगा अगर आप बताएं कि हुआ क्या है, क्योंकि उसके पीछे सबसे बड़ी बात है जो ये है कि भारतवर्ष को अगर हम 10 साल में ठीक कर सकते तो ना अमृतकाल होता, ना 2047 की बात करते हैं। हम 2047 की बात इसलिए कर रहे हैं, एक विकसित भारत, समृद्ध भारत बनाने के लिए हमें टाइम चाहिए। टाइम के लिए सरकार का होना जरूरी है। सरकार के होने के लिए हम सबका ये मानना जरूरी है कि जो सरकार लोगों के लिए है, जो सरकार लोगों की बात करती है, जो सरकार लोगों के बारे में सोचती है, और सबसे बड़ी बात, जो सरकार किसी की नहीं है, परिवार नहीं है सरकार, ये किसी के घर की सरकार नहीं है। आपको मालूम है पूरे भारतवर्ष में कितनी पार्टीज रजिस्टर्ड हैं इलेक्शन कमीशन के साथ? 100 में है, 300, 400, 500। एक ही पार्टी ऐसी है जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, जो किसी की नहीं है, ना उसका कोई ऊपर है, ना उसका कोई बेटा है, ना उसका कुछ है। क्यों? क्योंकि वो भारतीयों की पार्टी है, तभी उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। जो पार्टी भारतीयों की है, वो भारत के लिए है और भारत के लोगों के लिए है, तभी उसका नाम भारतीय जनता पार्टी। आखिरी सवाल है सर, कुछ दिन पहले एक डीडीसी मेंबर ने, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने बीजेपी से रिजाइन किया और उन्होंने कारण बताया ड्यूरिंग इंटरव्यू के मेरी जो है बीजेपी जम्मू कश्मीर में मेरी बात नहीं सुनती और बड़ी बात है उन्होंने किया। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब ने कई बार क्वेश्चन उठाया, जैसे कपड़न रोड को लेकर खुद कई बार है कि बीजेपी में रहते, तो क्या हकीकत मान के चले कि आप हमारे डिस्ट्रिक्ट की जो बीजेपी यूनिट डोडा है उनकी आप नहीं सुनते हैं? जो स्टेट लेवल की बॉडी है, सेंट्रल लेवल की बॉडी है, वो भाजपा नहीं सुनती है हमारे भाजपा यूनिट डोडा की। मैं सबसे पहले आपको ये बोलूंगा कि क्योंकि मैं स्टेट को रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं स्टेट से आया हूँ, और आप ये मान के चलें कि हमारे जितने भी जिला हैं, उसमें ये जिस जिला की बात आप कर रहे हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जिला है हमारे। और अगर इंपॉर्टेंट जिला नहीं होता तो हमारे जो प्रेजेंट सिटिंग एमपी हैं, वो एमपी के नॉमिनेशन के बाद सबसे पहले यहाँ क्यों आते? वो आए इसलिए यहाँ पे आए क्योंकि हम इंपॉर्टेंस देते हैं। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने अचानक डिसाइड किया और आगे, ये शीर्ष नेतृत्व जो है उनको कहा जाता है कि आप डोडा किश्तवाड़ में जाके देखें। जो काम अभी तक नहीं हुए हैं उनके बारे में हमें पता होना जरूरी है। अभी तो इंटरम बजट हुआ है, अभी आगे बजट जुलाई में आना है। हम चाहेंगे कि वो सब चीजें जो हम नहीं कर पाए हैं वो हमको अगले बजट में करना चाहिए। तो ये कहना कि डोडा के कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, मैं आपको ये बोलूंगा
डोडा को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है और टॉप प्रायोरिटी पे डोडा को दिया जाता है, और तभी आपके सामने ये जो है। और जी जैसे कब्रम रोड आपकी डिस्कशन की पुरानी जगह नहीं, वो मैंने कहा ना वो कि क्योंकि एक सिस्टम है, हमें इतने बड़े देश को करने के लिए एक प्रायोरिटीज फिक्स की जाती है, वो भी प्रायोरिटी में है और वो आएगा, आगे जरूर आएगा। क्योंकि उसके बिना देखिए प्रॉब्लम ये नहीं है कि इनका है या मेरा है या आपका है, प्रॉब्लम ये है कि ये होना ही है, पर इतना ड्यू दें कि 70 साल की बात नहीं करते आप हमारे 10 साल के पीछे बहुत स्ट्रांगली हमें पकड़ लेते हैं। पकड़िए, अच्छा है, आपका काम है, हमें खुशी है कि आप हमसे बात करते हैं, तो हमें भी बहुत सा इनपुट मिलता है। ऐसा नहीं कि हमें इनपुट नहीं मिलता, आपसे बात करके हमें जो इनपुट मिलता है वही इनपुट हम आगे देते हैं, वही इनपुट पे हम बात करते हैं, वही इनपुट पे हमारी प्लानिंग में जाती है वो इनपुट। ये जो हमने व्हाइट पेपर निकाला है, व्हाइट पेपर भी आपके लोगों के इनपुट से है तभी व्हाइट पेपर बना है। सरकार वहां बैठे हुए कम नहीं कर सकती, व्हाइट पेपर नहीं निकाल सकती। व्हाइट पेपर निकलता ही तब है जब एक इनपुट होते हैं। तो 10 साल लगे हैं हमें व्हाइट पेपर को निकालने के लिए। ये व्हाइट पेपर हम 2014 में भी निकाल सकते थे। जब हम 2014 में अगर निकालते तो क्रिटिसाइज करते सरकार को। हमारा काम ये नहीं है। हम हमेशा ये कहते हैं कि भाजपा करती है, हम हमेशा ये कहते हैं कि भाजपा ने ये किया। हम ये नहीं कहते कि दूसरे ने क्या नहीं किया, नहीं किया तो नहीं किया। थोड़ा है कि इलेक्शन आने वाले हैं जी, तो किस तरह की तैयारियां हो रही है और किस तरह की उम्मीदें? आप तैयार हैं हमारे साथ? जश्न आप भी मनाएंगे। हमने जीतना है। जीतना इसलिए नहीं है कि हमारा वो है, जीतना हमने इसलिए है कि हमारा अपने लोगों के प्रति जो दायित्व है, लोगों के प्रति जो हमारी एक फीलिंग है, लोगों के प्रति जो हमारी सेवा का भाव है। मैं आपको एक बात और बताऊं, हम शासन नहीं करते हैं, हम सेवा करते हैं। सेवा करने में और शासन करने में फर्क होता है। शासन पुरानी सरकारें करती थी, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो शासन सिखा गए थे। हम शासन नहीं करते, हम सेवा करते हैं। तो हमें लगता है कि जैसे आपने सवाल किया कि इलेक्शन के बारे में, हमें मालूम है कि लोगों को भी हमारी सेवा की जरूरत है, तो हमें इकट्ठे मिलके हम इस पे काम करेंगे और मुझे पता है कि मीडिया का पूरा साथ मिलेगा। हम इलेक्शन को लेकर बात करेंगे। आपका भाजपा का दावा है कि नए चैनल को मौका मिलेगा। जी, मैं मानता हूँ कि आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल की बॉडी डिसाइड करती है। पुराने चेहरे फिर से आए तो क्या आपको असेंबली इलेक्शन आने होते हैं, क्या उनमें नए चेहरों को मौका मिलेगा कि वही पुराने चेहरों को देखेंगे? असेंबली इलेक्शन का जहां तक सवाल है, उसके बारे में बात करना तो थोड़ा इसलिए ठीक नहीं रहेगा क्योंकि अभी उसके बारे में कोई नए चेहरे देखने को मिलेंगे। मैं नए चेहरों की उसी पे आना था कि जहां तक नए चेहरों का सवाल है, वो तो आई थिंक किसी भी सिस्टम में नए चेहरे जो हैं वो एक्सेप्ट होते हैं। इसके लिए मैं चाहूंगा आप अपना जरा थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स को जरा थोड़ा सा एक दफा देख लें। भारतवर्ष में जहां भी असेंबली इलेक्शन हुए हैं वहां पे नए चेहरे ही आए हैं, तो ये भारतवर्ष का हिस्सा है। जो भारत का हिस्सा है। बहुत बहुत धन्यवाद।